हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आज आपको कहानी सुनाएगी मेरी बचपन की महिला दोस्त। तो मेरी महिला दोस्त जी, बताओ कुछ कहानी के बारे में हमारे श्रोताओं को। हाँ जी, बिल्कुल। तो आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो है खामोशी की आवाज। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव जाखनी। यहाँ की सुबह बादलों के साथ खिलती थी और शामें चाय की चुस्कियों में ढलती थी। इसी गांव में रहती थी आयरा, एक शांत, सरल और बेहद खूबसूरत लड़की। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी जो किसी भी थकी हुई आत्मा को सुकून दे सकती थी। आयरा का मन किताबों में बसता था। वह गांव की लाइब्रेरी में घंटों बैठी रहती। वहीं आता था नील, शहर से आए एक आर्किटेक्ट जो पहाड़ियों की गोद में एक रिसॉर्ट डिजाइन कर रहा था। नील शहरी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी आयरा की तरह ही खामोश और संवेदनशील था। पहली बार दोनों की मुलाकात तब हुई जब नील ने किताबों के सेक्शन में एक पुरानी कविता की किताब ढूंढने में मदद मांगी। आयरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये किताबें तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। पूछते रहिए, जवाब जरूर मिलेगा। नील को उसकी आंखों में कुछ खास दिखा, एक गहराई, एक सादगी जो शहर में कम ही मिलती है। दिन बीते, मौसम बदला और साथ बढ़ता गया। अब नील हर शाम लाइब्रेरी आता, कोई न कोई किताब लेता और बहाने से आयरा से बातें करता। कभी कभी दोनों घंटों बैठकर सिर्फ किताबों पर चर्चा करते। कभी रूमी की कविताएं तो कभी प्रेमचंद की कहानियां। आयरा के लिए ये सब नया था। उसे कभी किसी ने इस तरह नहीं देखा था, इतनी इज्जत, इतनी गहराई से। लेकिन वो दिल की बात कह नहीं पाती थी। नील भी खामोश रहता, जैसे कुछ कहकर इस खूबसूरत खामोशी को तोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन नील ने पूछा, क्या तुम्हें चांद अच्छा लगता है? आयरा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत, क्योंकि वो हमेशा दूर रहकर भी साथ रहता है। नील उस पल कुछ कहना चाहता था, शायद कह भी देता, लेकिन अगले ही दिन उसे एक कॉल आया दिल्ली वापस लौटने की। प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, उसे जाना था, लेकिन उसने अब तक अपने मन की बात नहीं कही थी। उसने आखिरी शाम आयरा को एक पहाड़ी रास्ते पर बुलाया, वहीं जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। हवा ठंडी थी और पहाड़ों पर धुंध उतर रही थी। नील ने चुपचाप एक डायरी आयरा को दी और कहा, इसमें कुछ कविताएं हैं और शायद एक छोटा सा इजहार भी। जब पढ़ो तो मुस्कुराना जरूर। आयरा कुछ कह पाती, उससे पहले नील मुड़कर चला गया, बिना कुछ कहे, जैसे उनकी कहानी भी इन पहाड़ों की तरह रहस्यमयी रह गई। वक्त गुजर गया, 2 साल बीत चुके थे। आयरा ने वो डायरी कई बार पढ़ी थी। हर पन्ने में नील की मौजूदगी महसूस होती थी। कविताओं के बीच छुपे वो लफ्ज जो कभी जुबां पर नहीं आए। एक दिन गांव में खबर आई कि पुराने रिसॉर्ट की जगह अब एक नई लाइब्रेरी बनने वाली है। आयरा को बुलाया गया इस परियोजना की सलाहकार बनने के लिए। जब वो वहां पहुंची तो उसे सामने वही मुस्कुराता चेहरा दिखा नील। उसने कहा, मैंने लाइब्रेरी इसलिए बनाई क्योंकि मुझे वो शामें याद हैं जब तुमने मुझे किताबों से मिलवाया था और खुद भी धीरे धीरे मेरी सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। आयरा की आंखें भर आईं। नील आगे बढ़ा और बोला, अब खामोशी नहीं चाहिए आयरा, क्या तुम मेरी जिंदगी की किताब बनोगी? आयरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी डायरी से एक पन्ना फाड़ा जिस पर उसने लिखा था, हाँ, मैं भी वही महसूस करती हूँ नील, हमेशा से। और इस बार चांद सिर्फ दूर से नहीं, उनके साथ था। उनके सिर पर, उनकी रोशनी में 2 अधूरी खामोशियों ने एक मुकम्मल इजहार पाया। नई लाइब्रेरी के उद्घाटन के कुछ महीने बाद जाखनी गांव की जिंदगी फिर से कुछ अलग सी लगने लगी थी। किताबों की खुशबू और चाय की भाप के बीच अब एक नई कहानी सांस ले रही थी, नील और आयरा की। वे दोनों अब रोज मिलते थे, कभी किताबों के बहाने, कभी यूं ही पहाड़ियों की सैर पर। नील का सपना था
कि वो इस लाइब्रेरी को सिर्फ एक किताबों का घर नहीं बल्कि गांव के बच्चों के लिए एक सीखने की जगह बनाए। आयरा उसके इस सपने में पूरी तरह साथ थी। वह बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी और नील ने पूरे परिसर को एक खूबसूरत अनुभव बना दिया था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन नील देहरादून गया था कुछ जरूरी सामान और किताबें लाने। लौटते वक्त रास्ते में एक तेज बारिश हो गई। पहाड़ी सड़कें फिसलन भरी थी और सामने से आते ट्रक ने अचानक ब्रेक मार दिया। नील की जीप खाई की ओर फिसल गई। गांव में खबर आग की तरह फैली। आयरा लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ा रही थी जब उसे एक ग्रामीण दौड़ता हुआ आया। दीदी, नील सर का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। उस पल जैसे वक्त ठहर गया। उसके हाथ से किताब गिर गई। उसकी आंखों में एक ही तस्वीर थी, नील की मुस्कान। वो तुरंत देहरादून के हॉस्पिटल पहुंची। वहां नील आईसीयू में था, बेहोश, जख्मी और सांसों की डोर मशीनों के सहारे बंधी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा, अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। अगर होश आ गया तो खतरे से बाहर होगा। आयरा वहीं बैठ गई, बिना कुछ बोले, बस नील का हाथ थामे रही। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर अब भी एक उम्मीद थी। वो नील की वही डायरी लेकर आई थी जिसमें नील ने अपनी कविताएं लिखी थी। धीरे धीरे उसने उसे पढ़ना शुरू किया। हर अल्फाज तुम्हारा है नील, अब तुम भी सुनो, वापस आ जाओ। दूसरी रात जब आयरा हल्की नींद में थी, उसने महसूस किया जैसे नील की उंगलियों ने उसके हाथ को हल्का सा दबाया। वो चौंकी, देखा नील की आंखें खुल रही थी। डॉक्टर भागे आए और कुछ देर बाद पहली बार 2 हफ्तों में आयरा को मुस्कुराने का मौका मिला। रिकवरी धीमी थी। नील अब चल नहीं पा रहा था। रीढ़ की हड्डी पर चोट आई थी और शायद वो कभी पूरी तरह चल नहीं पाएगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। जब नील को यह बताया गया तो उसकी आंखें खाली हो गईं। तो अब मैं अधूरा रह गया हूं। आयरा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं नील, तुम अधूरे नहीं हो। तुम्हारी कहानियां, तुम्हारी सोच, तुम्हारा प्यार, ये सब अब भी पूरा है। और जब साथ कोई सच्चा हो तो जिंदगी कभी अधूरी नहीं होती। नील ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार खुद को टूटता महसूस किया। लेकिन उस टूटन में भी आयरा ने उसे समेट लिया। कुछ महीनों बाद जाखनी में फिर एक सुबह आई। लाइब्रेरी के बाहर फूल खिले थे, बच्चे भाग रहे थे और एक व्हील चेयर में बैठा नील अपनी नई किताब खामोशी का इजहार का कवर देख रहा था, जिसे उसने आयरा के नाम समर्पित किया था। उस दिन गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। नील ने बच्चों को अपनी किताब दी और सबसे आखिर में उसने मंच पर जाकर कहा, कभी सोचा नहीं था कि एक एक्सीडेंट मेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अब मैं दौड़ नहीं सकता, लेकिन अब मैं ठहर कर महसूस कर सकता हूं। और वो जो मेरे साथ ठहरी रही, आज मैं उसका नाम सबके सामने लेना चाहता हूं। आयरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। आयरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर वही मुस्कान थी जो कभी नील ने पहली बार देखी थी। वो आई और उसकी डायरी से वही पन्ना निकाला। हाँ, मैं भी वही महसूस करती हूँ नील, हमेशा से। कई साल बाद जाखनी की लाइब्रेरी अब पूरे राज्य में मशहूर हो चुकी थी। वहां हर हफ्ते कवि सम्मेलन, बच्चों की वर्कशॉप और युवाओं के लिए मोटिवेशनल टॉक्स होते। नील अब व्हील चेयर पर होते हुए भी सबका सबसे जिंदा दिल इंसान था। और आयरा, वो अब भी हर सुबह चाय बनाकर नील को देती थी। फिर दोनों एक ही किताब पढ़ते। कभी कभी कोई बच्चा पूछता, आप दोनों की लव स्टोरी कौन सी किताब में है? नील मुस्कुराकर कहता, ये कहानी कहीं नहीं, बस इन पहाड़ियों में, इन हवाओं में और इन किताबों के पन्नों में दर्ज है। उत्तराखंड की उन शांत पहाड़ियों में, जहां हर सुबह बादलों की ओट से निकलती धूप एक नई उम्मीद लेकर आती है, वहीं अब एक नई कहानी की शुरुआत हो रही थी। जाखनी गांव की वो पुरानी लाइब्रेरी अब रंगीन दीवारों और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजने लगी थी।
वो जगह जहाँ कभी सिर्फ किताबों की खुशबू थी, अब वहाँ भावनाओं की धुनें भी तैरने लगी थी। आयरा खिड़की से बाहर देख रही थी। सामने पहाड़ियों पर धुंध उतर रही थी और उसके हाथ में चाय का कप था। उसी वक्त नील व्हील चेयर में उसके पास आया और बोला, आज सूरज कुछ ज्यादा ही सुकून दे रहा है ना? आयरा मुस्कुरा दी। सूरज तो रोज उगता है, लेकिन आज हमारी जिंदगी में जो रोशनी है वो कुछ अलग है। नील ने किताबों से भरी अलमारी की तरफ इशारा किया। सोच रहा हूँ इन किताबों की तरह बच्चों को संगीत की कहानियां सुनाई जाए। एक स्कूल शुरू करें जहाँ सुर, ताल और भाव सब कुछ सिखाया जाए। आयरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। संगीत स्कूल यहाँ, इस पहाड़ी गांव में? नील की आंखों में वही चमक थी जो उसने पहली बार किताबों की लाइब्रेरी में महसूस की थी। हाँ, क्यों नहीं। यहाँ के बच्चे भी सपने देखते हैं, बस उन्हें सुरों में ढालने का कोई हुनरमंद नहीं मिला अब तक। उस रात नील और आयरा देर तक बातें करते रहे। बजट, जगह, बच्चों की जरूरतें, उपकरण और सबसे अहम, सपनों की नींव। सुबह होते ही दोनों गांव के पुराने सामुदायिक भवन को देखने गए। छत कुछ पुरानी थी, दीवारों पर सीलन के निशान थे, लेकिन नील ने हाथ फैलाकर पूरे हॉल की ओर देखा और कहा, यही सही जगह है, यही गूंजेगी पहली धुन। आयरा को उसकी कल्पना पर हैरानी भी होती थी और गर्व भी। उसने कहा, तो फिर शुरू करते हैं। आज से हम एक नई सुबह लिखेंगे, सुरों की, सपनों की। 2 हफ्तों की मेहनत के बाद रंग बिरंगी दीवारें, साफ सुथरा फर्श और कोनों में रखे छोटे छोटे वाद्य यंत्रों ने उस हॉल को एक जादुई रूप दे दिया। नील ने स्कूल का नाम चुना, धुन, खामोशियों की जुबान। आयरा ने वो बोर्ड हाथों में थामते हुए कहा, ये सिर्फ नाम नहीं है नील, ये तुम्हारे हर अधूरे एहसास की एक मुकम्मल पहचान है। पहले दिन कुछ ही बच्चे आए, कोई झिझकते हुए, कोई उत्साहित, तो कोई सिर्फ देखने के लिए। लेकिन नील का विश्वास अडिग था। उसने कहा, हर सुर को वक्त चाहिए और हमें भी, पर एक दिन ये खामोश पहाड़ भी हमारी धुन में झूमेंगे। और यहीं से शुरू हुई धुन की पहली सांस, एक ऐसी शुरुआत जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जिंदगी को नया सुर देने जा रही थी। नील ने वहां पुराने वाद्य यंत्र रखवाए, जैसे गिटार, बांसुरी, सितार, ढोलक और एक पियानो जो उसे किसी पुराने दोस्त ने भेजा था। आयरा ने स्कूल का नाम रखा, धुन, खामोशियों की जुबान। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, कोई स्वर में गाता, कोई ताल में झूमता, और नील हर किसी के भीतर एक रचना ढूंढता। एक दिन एक छोटी सी लड़की आई जिसका नाम चिंकी था, जिसकी आंखें बोलती थीं, लेकिन जुबान नहीं। वो बोल नहीं सकती थी। नील ने आयरा से कहा, शायद भगवान ने मेरी ताकत छीनी ली थी चलने की, लेकिन मैं बिना चले ही जीवन में पहले से कहीं ज्यादा दूर तक दौड़ रहा हूँ। ऐसे ही चिंकी की तो पूरी खामोशी ही आवाज बन सकती है। उन्होंने चिंकी को म्यूजिक टच सिखाना शुरू किया, ताल को महसूस करना, सुर को पकड़ना। और हफ्तों बाद जब उसने पहली बार पियानो पर एक धुन बजाई तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन वो सन्नाटा शोर से कहीं ज्यादा गूंज रहा था। एक दिन अचानक झांकनी में एक बड़ा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। गांव की जमीनें खरीदी जा रही थी और वो जमीन जिसमें धुन बना था, अब उसके लिए भी नोटिस आ चुका था। एक बड़े बिजनेस ग्रुप ने वहां एक लग्जरी होटल बनाने की योजना बनाई थी। नील और आयरा ने उस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई, गांव वालों को समझाया कि उनकी संस्कृति, उनकी जड़ें, इन बच्चों की धुनें, इनसे ज्यादा कीमती कोई पत्थर या बिल्डिंग नहीं हो सकती। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। कागज, कोर्ट और बड़े नामों के बीच नील और आयरा जैसे लोगों की बातें अक्सर खो जाती हैं। नील ने तय किया, वो दिल्ली जाएगा, मीडिया के सामने बात रखेगा और बच्चों की तरफ से अपील करेगा। आयरा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अगर ये तुम्हारा सपना है तो मेरी हर सांस उस धुन में शामिल है। जाओ, लेकिन लौटना जरूर।
दिल्ली में नील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बच्चों के वीडियो दिखाए और अपनी किताब अधूरी धुन का विमोचन किया, जिसमें उसने लिखा था, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी खामोशियां हैं, क्योंकि वही सबसे सच्चा इजहार करती है। एक हफ्ते बाद सरकार ने धुन को राज्य का पहला कल्चरल हेरिटेज म्यूजिक स्कूल घोषित कर दिया। प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। गांव ने जीत देखी। नील जब वापस लौटा तो चिंकी ने उसके स्वागत में पहली बार एक धुन गाई और आयरा ने आंखों में आंसू लिए बस यही कहा, अब तुम्हारी अधूरी धुन पूरी हो गई नील। नील मुस्कुराया और बोला, अभी तो असली रचना बाकी है। तुम्हारे साथ हर दिन एक नया सुर रचना है। आयरा। कई साल बाद धुन से निकले बच्चे अब देश भर में संगीत फैला रहे थे। चिंकी एक प्रसिद्ध पियानो आर्टिस्ट बन चुकी थी और जब जब मंच पर जाती, मंच के एक कोने में रखे पियानो पर लिखा रहता, Presented by Neil and Ira, where silence found its voice। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी खामोशी की आवाज कहानी आपको? अगर कहानी सुनते सुनते तुम्हें नींद आ गई हो तो उसके लिए दिल से माफी, और कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो बस एक छोटा सा लाइक दो यार। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और हाँ, अपना ख्याल रखना।